अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शफी है और मैं एसोसिएट मेंबर ऑफ आईसीबी आईसीएसपी पिफा और एम इकोनॉमिक्स भी है। और जहाँ तक ट्रेनिंग्स का ताल्लुक है, 2010 से मैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। इसमें जो मेरा कोर एरिया है वो एक्सेल ही है। उसके अलावा भी कुछ वक्त से काफ़ी वक्त से पावर बीआई भी इसमें शामिल हो चुका है। और सिंस 2010 से मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। अच्छा, फंक्शन मॉडलिंग और डैशबोर्ड पे जो एक प्रोग्राम में बनाने जा रहा हूँ, एक कोर्स करवाने जा रहा हूँ। ये कोर्स कोई नया नहीं है, मैं काफ़ी वक्त से फंक्शन मॉडलिंग को भी ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। कभी कभी तो मैंने आगाज भी फंक्शन मॉडलिंग से ही किया था, इसीलिए में मैंने ट्रेनिंग करवाई थी। लेकिन जाहिर है, उसको इम्प्रूव करते करते आज मैं समझता हूँ कि मैंने मैंने फंक्शनल मॉडलिंग को इतना एडवांस लेवल पर इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है कि मैं समझता हूँ कि आज मैं इसको कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ। रिसेंटली मैंने एक बैच AINGN के नाम से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इरफान बकलिया साहब होते हैं, उनके साथ भी एक प्रोग्राम करवाया था। तो कुछ उसी पैटर्न पे मैंने कहा कि इसको एक इकोनॉमिकल उसमें करते हैं, तो इसलिए मैंने फीस भी कम रखी है। और उम्मीद करता हूँ कि लोग इसमें ज़्यादा हिस्सा लेंगे, क्योंकि अगर एनरोलमेंट इकोनॉमिकल होंगी, मतलब फिजिबल होंगी उनके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो ही मैं इसको लॉन्च कर सकूंगा। अच्छा जी, तो ये मैंने एक मॉडल बनाया है। इसमें मैंने कहा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें ताकि लोगों को गलत फहमियां हैं या उनको अंडरस्टैंडिंग होनी है कि उनको इसमें मिलेगा क्या। ठीक ना, तो ये एक अगर हम डेटा देखें तो एक डेटा है। इस डेटा के पीछे भी एक बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है ना। तो पहले हम इसी डेटा को देख लेते हैं कि एक डेटा है, तो हमने एक एज्यूम किया, एक एक जाहिर है, एक हम एक सिनारियो रखेंगे, तो हमने एक सिनारियो रखा है, बल्कि एक कंप्रेहेंसिव सिनारियो जो है हमारे पास यहाँ पे साथ साथ चलता भी रहेगा। हम इसको भी देख सकते हैं साथ साथ, क्योंकि कुछ शुरू में जो कुछ इसके कहा जाए कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ी सी बात होगी, जो कि बड़ा अहम है, ताकि हमें पता चले कि फंक्शन मॉडलिंग का स्कोप क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कब हम कहेंगे कि फंक्शन मॉडलिंग है। पहले तो हमें ये पता हो ना कि फंक्शन मॉडलिंग का फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, कौन सी चीजें फंक्शन मॉडलिंग में इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। उसके बाद हम एक डेटा, हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होगा, उसकी बेस पे हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड के लिहाज से हम ये देखेंगे कि हमारा जो एनुअल एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो क्या बन रहा है। उसके लिहाज से हम आगे सजेस्ट करेंगे कि आगे, ठीक है ना, हिस्टोरिकल डेटा की बेस पे हम आगे का प्लान करेंगे। ठीक है ना। इसमें ये भी अप्रोच हो सकती है कि हम जीरो बेस्ड अप्रोच भी यहाँ पे करें। तो 24 का डेटा मेरे ख्याल से हम इसमें बना रहे होंगे, तो एक जीरो बेस भी बजटिंग हो सकती है। हम एक चीज को समझ लें, एक सिनारी को समझ लें इसमें। अच्छा, एक चीज और बड़ी जरूरी है शुरू में, कि हर एक को इसका अंदाजा होना चाहिए कि फंक्शन मॉडलिंग में हम एक्सेल की एप्लीकेशन करेंगे। लिहाजा कोई ये ना सोचे कि जी एक्सेल सिखाया जाएगा। हाँ, एक्सेल मेन कामों को किया जाएगा, और जाहिर है वो भी बड़ा अहम है और उससे एक्सेल सीखा जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि जी पहले मुझे बैकग्राउंड नहीं पता है, मुझे एक्सेल की फला फला चीजें ही नहीं पता है, और मैं डायरेक्ट फंक्शनल मॉडलिंग में आ जाऊँ, तो ऐसा ना कीजिए। इसमें हम एडवांस लेवल पे एक्सेल को अप्लाई कर रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आपकी थोड़ी वीकनेस हो वहाँ पे, तो आप या तो ड्यूरिंग द सेशन ही आप उसको पिक कर लेंगे, या आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जो है उसमें देख लेंगे, यूट्यूब वगैरह में कहीं भी जहाँ पे भी आप समझते हैं। तो ये तो हो सकता है। और ज़ाहिर है वीडियो सबसे शेयर होगी, तो वो वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं कि जी कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर में, कौन कौन से नहीं रहे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक हमारे पास डेटा होगा, और एक बड़ा डेटा है, तो ये पावर क्यूरी एडिटर से हो सकेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा होगा तो एक पूरा फोल्डर होगा। ये पूरा एक फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है। इससे हमें एक डेटा कंसोलिडेट करना है, तो वो हम पावर क्यूरी एडिटर में ही कर सकते हैं, एक्सेल में अगर हम काम करें तो। उसके लिहाज से कुछ कैलकुलेशन ज़ाहिर है हमें नजर आती रहेंगी,
और वो हम सीखते रहेंगे और काफी हद तक हमें आता भी होगा। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस भी इसी तरह से यहाँ पे ये भी यहाँ से हमारे पास कंसोलिडेट होते आ रहे हैं, तो हम कंसोलिडेशन पे भी काम कर रहे होंगे। और उसके बाद हमारे पास ये जो बड़ी बेसिक शीट आई थी इनपुट्स की, इसका मतलब कि हमारी जितनी भी आगे वर्किंग हो रही है वो काफी हद तक इस पे बेस करी होगी कि हमने यहाँ पे क्या इनपुट्स रखे हुए हैं, हमने यहाँ पे अपने एजम्पशंस क्या रखे है ना। तो यहाँ पे हम कौन से फाइनेंशियल ईयर की इस वक्त हम वर्किंग करने जा रहे हैं, टैक्स रेट क्या है इस वक्त हमारे पास, एंटिटी का नाम क्या है, और कई चीजें हमें यहाँ पे नजर आती रहेंगी, है ना। ये एक उसका बाय मंथ्स एक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ताकि हम आगे इसको लेके चलें। कैश फ्लो के लिहाज से assumptions, बैलेंस शीट, ओपनिंग, ताकि हमें ओपनिंग से आगे लेके चलें, और ये कुछ assumptions हैं। इसी तरह से फिर हम यहाँ पर आते हैं प्रॉफिट लॉस के assumptions, और हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स भी रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ये समझता है कि जी सेल्स या जो जो भी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, अगर हम ये समझते हैं कि जी हमने एक प्लान तो रखा है लेकिन वो थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहेगा, कहीं कहीं पे हमें वेरिएशंस भी आ सकती हैं बीच में, तो वो भी उसका भी प्रोविजन यहाँ पे रखा हुआ है, किस वक्त से किस वक्त तक वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना वेरिएशन आ सकता है, और वो सिंपल होगा या ग्रोथ होगा, यानी कि क्युमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पिछला और उसके बाद उसमें और ऐड इस तरह की चीजें यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह पे, लॉजिक्स पे बहुत ज्यादा ज्यादा काम हो रहा होगा। उसके बाद ये हमारी इनकम स्टेटमेंट बन के आएगी, जो इन्हीं इनपुट की बेस पे या पीछे जो हमने डेटा देखा है उसकी बेस पे बन रही होगी। और लॉजिक्स बहुत सारी हैं जो अभी मैं इस तरह बताऊं, यानी कि यहाँ पे भी वही चीज है कि हमने अगर कहा था कि जी सेल्स हमारी बढ़ेगी, तो एक तो सेल्स हमारी बढ़ रही है, और एक सेल्स में जो बूस्ट आएगा वो जो हमने कहा था यहाँ पे जनवरी टू मार्च, तो जनवरी टू मार्च हमारी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ रही होगी, और उसकी वजह ये कि हमने यहाँ पे बताया था कि जनवरी टू मार्च एक बूस्ट आएगा, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन ये सारा कैलकुलेटेड है, सारा फ्लेक्सिबल है, सारा इंटीग्रेटेड है, सारी शीटें एक दूसरे पे इम्पेक्ट डाल रही है। अगर मैं एक जगह कोई चेंज करता हूँ तो उसका इम्पेक्ट हर जगह आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये नीचे कुछ कैलकुलेशंस हुई हुई है, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी तरह से कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो में भी अगर हम नीचे देखें तो नीचे डिटेल वर्क हुआ हुआ है मुख्तलिफ चीज़ों का, कलेक्शन ऑफ सेल्स का, पेमेंट्स टू वेंडर्स का, उसमें मटेरियल की पेमेंट, लेबर की पेमेंट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, और डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है तो उसको एड बैक करना होता है। टैक्स में मैंने एडवांस टैक्स जो हम क्वार्टरली पे करते हैं उसको लिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से टैक्स का आमतौर पर इम्पेक्ट जो आता है वो क्वार्टरली वाला ही आता है। अदरवाइज तो हम मंथली बेसिस पे टैक्स हमारा विद होल्ड हो रहा होता है और हम विद होल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो सही इम्पैक्ट आता है वो मेरे ख्याल से क्वार्टरली आता है जब हम एडवांस टैक्स पे कर रहे होते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम आएंगे तो बैलेंस शीट में भी कुछ इसी तरह से ये तमाम बेसिस पे, और फिक्स एसेट पे यहाँ पे जो काम हुआ हुआ ये काफी ज्यादा काम हुआ होगा। काफी फार्मूले हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले हमें नजर आ रहे होंगे, तो हर काम इतना सिंपल नहीं है कि बस हमें नजर आ रहा है आज ये बैलेंस शीट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए ये, लेकिन उसके बैक एंड पे क्या क्या काम हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे जब हम स्टेप वाइज स्टेप इसको लेके चलेंगे तो ये हमें अंदाजा होगा कि ये कैसे काम हो रहा है। लेकिन हमने जो लोन लिया लिया हुआ था उसका लॉन्ग टर्म लोन, और उसका करंट पोर्शन 12 मंथ्स का, वो किस तरह वर्कआउट करना है, फिक्स एसेट्स पे पूरी एक वर्किंग है assumptions के साथ। रेशियोज, हम रेशियोज पे भी जाहिर एनालिसिस हम करेंगे। हमने जो अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है उनके रेशियो एनालिसिस वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं नीचे। इनमें से अगर हम कोई खास ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं और किसी खास ग्रुप को यहाँ पे हम जो है फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। एरे का इस्तेमाल भी कई जगह पे हमें नजर आएगा,
प्राइवेट टेबल एंड चार्ट्स, ये अगर हम देखें तो इसको मैं डैशबोर्ड के लिहाज से बना दूंगा, तो अभी इस पे थोड़ा सा काम करना होगा और हम इसको एक एज अ डैशबोर्ड बना देंगे। अभी भी ये डैशबोर्ड का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये डैशबोर्ड अभी सब इस तरह से नहीं होगा जैसा कि होना चाहिए। तो हम डैशबोर्ड की, जैसे हमने टॉपिक का नाम भी रखा है, तो हम डैशबोर्ड पे भी कुछ टाइम लगाएंगे। फिर हमारे सिनारियो में मुख्तलिफ चेंजेस आएंगी। अभी तक जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, उसके बाद कुछ चेंजेस आई। कुछ हमने जैसे अभी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हम एक न्यू प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो उसका डिसीजन कैसे लिया जाए। यहाँ पे हम सॉल्वर को यूज करेंगे, तो हम सॉल्वर का यूजेज करेंगे प्रैक्टिकली। डेटा टेबल का यूज करेंगे कि हम एक न्यू वेंचर की तरफ जा रहे हैं, उस वेंचर के लिए हम ये देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए फिजिबल रहेगा इस वेंचर को अंडरटेक करना, एडॉप्ट करना। तो ये हमें, ये सारी लॉजिक्स हैं तमाम के पीछे। हम एक एक चीज के पीछे कई कई वर्किंग नजर आ रही है। प्रोजेक्ट एनालिसिस, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बड़ा अहम हिस्सा है, तो हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे हम कैसे इसको असेस करें कि हमें कौन सा ऑप्शन इसमें से लेना चाहिए। फिर लोन वर्सेस रेंट, हम लोन पे कोई चीज लें या रेंट पे लें, इसका डिसीजन हमें लेना होगा। उसके बाद हम एक और बिजनेस को हम मर्ज कर रहे होंगे, तो एक ये छोटा सा एक और बिजनेस है, इसकी भी उसी तरह से थोड़ी सी चीजें आएंगी। और फिर हम इस पे भी यही देखेंगे, इसके इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो बैलेंस शीट वगैरह सारी बनेंगी। शायद बनी बनाई भी हों, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़रा, जितना टाइम होगा उसी के लिहाज से हम इसको हो सकता है ज्यादा डिस्कस ना करें, लेकिन तमाम नंबर्स और तमाम कैलकुलेशंस और तमाम वर्किंग आप लोगों से ज़ाहिर शेयर हुई होंगी। तो अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो कर भी सकता है। उसके बाद क्या हम ये जो बिजनेस, इस बिजनेस को हमने देखा है कि हम इसको टेक ओवर करें या ना करें, उसकी भी हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से। रिपेमेंट शेड्यूल, हम एक न्यू लोन की तरफ जा रहे हैं। एक लोन हमने पहले देखा था, एक लोन हम ये जो भी हमने बिजनेस देखा है, अगर हमने ये बिजनेस हमें फिजिबल लग रहा है और हमें लग रहा है कि इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, तो फिर हम उसके लिए एक लोन लेंगे और उस लोन के लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे। और ये शेड्यूल भी पूरा फाइनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं, हम कई जगह फाइनेंशियल फंक्शंस यूज करेंगे, उसमें से यहाँ पे लोन पे भी हम कर रहे होंगे फाइनेंशियल फंक्शंस। और उन फाइनेंशियल फंक्शंस की बेस पे हम देखेंगे। और यहाँ पर भी हमें फॉर्म कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं। फॉर्म कंट्रोल्स हमारे काम को, हमारे हमें एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है ना, यूजर इंटरफेस देता है, तो उसके लिए हमने ये सारे काम किए हुए हैं कि अगर कोई कहता है कि जी इसमें चेंज किया जाए, लेट सपोज 25% पे अगर हम करते हैं, तो हम देख रहे हैं सारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं, हमारा जो नीचे शेड्यूल है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे भी चेंज होता रहेगा। सिनारियो मैनेजर, हम सिनारियो मैनेजर से भी हेल्प लेंगे और ये देखेंगे कि हमारा, अगर हमें ये लोन लेना है तो इसमें अगर हमारे पास अल्टरनेट मौजूद है, उसमें क्या क्या फिजिबिलिटी बन रही है और उसकी समरी और प्रॉफिट लॉस बाय ईयर। अभी हमने इससे पहले बाय मंथ किया था, उसके बाद अब ये बाय ईयर है, और बाय ईयर कंसोलिडेटेड होगा मेरे ख्याल से। इसका मतलब है कि हमने जो न्यू बिजनेस अडॉप्ट किया उसको भी शायद इसमें शामिल किया होगा। पर असल मकसद ये है कि हम ये देखेंगे कि हम कैसे बाय ईयर बाय मंथ लेंगे। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट, अच्छा कुछ चीजें अलग हुई हैं कि मेरा प्लान ये कि मैं इनको एक साथ कर दूंगा। पहले मैंने इसको अलग किया था। तो एक टीचिंग की रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये इसलिए भी है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो शायद हमें पता होनी चाहिए, हमें एक आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। तो ये कुछ ऐसी चीजें इसी तरह से इसमें और भी नहीं। कैपिटल रेशनिंग, आपने राशनिंग करनी है, आपके पास एक लिमिटेड कैश है, पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो एजिंग, वेटेड एवरेज में भी मैंने स्टेप बाय स्टेप 3 शीटें बनाई हैं। और इसके अलावा एक बैंक रिकन्सिलिएशन
को थोड़ा सा हम समझेंगे। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के साथ ही सारे बैंक कैंसिलेशन होता है। उसके बाद उनकी कैश बुक्स है, और कैश बुक्स के बाद जनरल जर्नल, और जनरल जर्नल से लेजर, ट्रायल बैलेंस, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फिर हम ये सारा एक फ्लो हम देखेंगे कि कैसे जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, और कैसे हम कैश बुक से लेके उसको ट्रायल बैलेंस तक, और ट्रायल बैलेंस के बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हम कैसे बनाएंगे चीजें। चीजें सीखने की बहुत सारी हैं। मैं थोड़ा क्विक इसको लेके चल रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने ये आज ही इसमें किया कि मैंने कहा कि इसको थोड़ा कॉन्टेंट्स भी इसमें दे दिया जाए, तो मैं इसमें चेंज करूंगा अभी। तो इसमें मैंने कॉन्टेंट्स भी डाल दिए कि हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे होंगे, इसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही होंगी। सारे यहाँ पे कॉन्टेंट्स हैं, इससे भी हमें अंदाजा हो रहा है कितनी सारी चीजें हैं। 12 आवर्स हम पढ़ जाएंगे मेरे ख्याल से। हो सकता है कि हमें 1 से 2 घंटे बढ़ाने भी पड़ेंगे। बाहर मेरी कमिटमेंट 12 आवर्स की तो है ही है, और अगर एक आध घंटा बढ़ जाएगा तो उसके लिए आपको से माजरत है। और इसको कोर्स की शक्ल में हमने डिजाइन किया है 2 2 आवर्स, क्योंकि एक साथ जब हम कि मैंने कई दफा ये होटल में भी प्रोग्राम करवाया है, और 2 डेज का भी करवाया है। 2 डेज का ही जाहिर होता है। तो फिर वो 2 डेज का प्रोग्राम जो है ना थोड़ा भारी पड़ जाता है लोगों के लिए ना, कि वो 2 दिन में पूरा पूरा इसको कंप्लीट करें। और आमतौर पे होता भी साथ साथ ही एक साथ ही होता है, या तो हम वीकली गैप रख लें तो भी शायद कुछ फर्क पड़े। बहरहाल मेरे ख्याल से कोर्स की सूरत में इसको सीखना आसान हो जाएगा। कोर्स की सूरत में आप लोगों की तरफ से सवाल भी आने के चांसेस और आनी चाहिए। अफेक्टिवली इसको पार्टिसिपेट करें, इसको अटेंड करें इस प्रोग्राम को, और सवालात के साथ हैं। वीकली 2 आवर्स का प्रोग्राम होगा तो जाहिर है मेरे ख्याल से प्रैक्टिस का टाइम भी हमारे पास होगा, और हम सवालात के साथ आ सकते हैं कि हमने जो पिछली दफा सीखा था उससे रिलेवेंट क्या सवाल है। हो सकता है एग्जैक्ट उसी से रिलेवेंट हो, या रेलेवेंट इस लिहाज से हो कि आप अपने प्रैक्टिकल कहीं काम कर रहे हैं और अभी तक जो चीजें कवर हुई हैं उसके लिहाज से कोई सवाल नहीं पूछता हूँ। तो इंशाल्लाह ये मेरा प्रोग्राम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे। मैंने फीस भी बहुत नॉमिनल रखी है, और ये टेस्ट बेसिस को मैंने इसलिए कम कर दी है कि अगर मुझे एक अच्छा बैच मिल जाता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अच्छे मिल जाते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इसको लॉन्च करूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।